जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग साइंस के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं और जिसमें से दोस्तों पर्यावरण का जो कुछ लगभग 200-250 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट जब हम दोस्तों ये 200-250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो सारा साइंस का जितने भी टॉपिक होगा वो दोस्तों वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों न्यूमेरिकल का हमने दोस्तों 2 सेशन ले चुका है, तो आप जाके न्यूमेरिकल को देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का क्लास आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। उसमें दोस्तों हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं पिछले साल में, उसमें से दोस्तों हर एक टाइप का क्वेश्चन को लेके हम बना रहे हैं, जिसमें से 2 वीडियो हमने दोस्तों न्यूमेरिकल से संबंधित डाल दिए हैं और बाकी दोस्तों और क्वेश्चन हम डालने वाले हैं। तो 2 वीडियो में लगभग दोस्तों 45 क्वेश्चन के आसपास न्यूमेरिकल हम बना चुके हैं, जिसमें दोस्तों इसमें हर एक क्वेश्चन के जो 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन दोस्तों हर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। और दोस्तों अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे, यानी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन हम साइंस में लेंगे और न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम दोस्तों आज का ये ओजोन परत और ग्रीन यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओजोन परत की बात करें दोस्तों तो कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हम जान लेते हैं। ओजोन परत की बात करें दोस्तों तो ओजोन का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो 3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। अगर O3 की बात करें दोस्तों तो O3 हमारा जो होता है कौन से मंडल में पाया जाता है? जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल, समताप मंडल होता है उसमें पाया जाता है। जो समताप मंडल का जैसे वायुमंडल का स्फीयर हमारा है ना दोस्तों, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल को ही कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो समताप मंडल को ही कहा जाता है। तो ओजोन लेयर हमारा कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। अगर हम दोस्तों ओजोन नुकसान की बात करें तो ओजोन लेयर का हमारा नुकसान कैसे होता है? तो जो फ्रीज या एसी से हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, CFC उसको कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा निकलता है वो किससे निकलता है? या तो एसी से निकलता है या तो फ्रिज से निकलता है। तो जो एसी हो या तो फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ये डायरेक्ट हमारा आसमान में जब उड़ के जाता है समताप मंडल में, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अगर दोस्तों जो ओजोन लेयर हमारा फट जाएगा तो इससे जिस सूर्य की रोशनी से जितने भी हमारी पराबैंगनी किरणें होगा, वो ये ओजोन लेयर क्या करता है? रोक के रखता है पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी किरण जितने भी होता है या अल्ट्रावायलेट रेज जितने होता है, पराबैंगनी किरण को रोकता है ये ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर में छिद्र हो जाएगा तो ये पराबैंगनी किरण जो होगा वो हमारे वायुमंडल यानी कि पृथ्वी पर आ जाएगा। और पृथ्वी पर अगर आ गया तो जो पराबैंगनी किरण होता है वो क्या करेगा? त्वचा कैंसर उत्पन्न करेगा लोगों को, मनुष्य हो, जानवर हो या पेड़ पौधे को हो, स्किन कैंसर क्या करेगा? वो निर्माण करेगा, जो कि हानिकारक है मनुष्य के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो ओजोन लेयर क्या है हमारे लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन लेयर के बारे में हमने सब जान लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कहा गया है कि जो ओजोन अवक्षय है, अवक्षय का मतलब क्या? जो ओजोन हमारा परत धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है, छोटा हो रहा है। दीर्घकालिक प्रभावों से यानी कि लंबे समय के प्रभावों से धीरे धीरे ओजोन लेयर का क्या हो रहा है? हमारा घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये घटने का इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो इसमें से 3 कारण जो है क्या है? मुख्य कारण हो सकता है मनुष्य के लिए, लेकिन एक कारण हमारा मनुष्य के लिए नहीं हो सकता है। तो वही क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो मनुष्यों को ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, तो इससे दोस्तों क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है? क्या नहीं प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, अगर अवक्षय हो गया ओजोन लेयर, हमने क्या बताया कि अगर ओजोन लेयर पतला होता जाएगा तो पराबैंगनी किरण जितने भी होगा वो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। जो सूरज की रोशनी से पराबैंगनी किरण निकलता है वो पृथ्वी पर आ जाएगा, और पृथ्वी पर जब आएगा तो ये पराबैंगनी क्या करेगा? त्वचा कैंसर उत्पन्न करेगा और स्थलीय पादपों की कम वृद्धि करेगा।
बिल्कुल ये वृद्धि यानी कि स्तरीय पादपों पेड़ पौधे को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि कम वृद्धि होगा, जलीय जंतुओं का अवक्षयकृत कम उत्पादन होगा। तो ये तीनों कारण हो सकता है, तीनों कारण हो सकता है। लेकिन जब मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, तो ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है, क्षरण का परिणाम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा अभी कि जब ओजोन लेयर का पतला हो जाएगा तो हमारे वातावरण में या हमारे मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या अगर पराबैंगनी किरण मतलब पृथ्वी पर आएगा तो क्या उससे सुनामी आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता है। सुनामी बिल्कुल नहीं आ सकता है। सुनामी क्या है दोस्तों, जब समुद्र की लहरें बाढ़ बन करके निकलती है तो वो क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आना बिल्कुल आएगा। अगर ओजोन परत का क्षरण होगा या ओजोन परत टूटता है या पतला होता है तो बिल्कुल पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगा। प्रतिरक्षित तंत्र का कमजोर होना बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। त्वचा कैंसर उत्पन्न करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन सुनामी जो है दोस्तों ओजोन लेयर के कारण नहीं आएगा। निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि अगर ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर जो नुकसान होता है किसकी वजह से होता है, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाता है तो अब हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर का नुकसान होता है। क्या होता है, ओजोन लेयर का नुकसान होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम फ्रीज का ज्यादा फ्रीज का यूज करते हैं, ज्यादा फ्रिज या तो एसी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो एसी की बात करें दोस्तों तो एसी में हमारा क्या होता है, एक फ्रियोन नाम का गैस डाला जाता है, फ्रियोन नाम का गैस डाला जाता है। और इस फ्रियोन की बात करें दोस्तों तो ये फ्लोरीन का उत्पादन ज्यादा करता है। जो क्या होता है, फ्लोरीन का उत्पादन करता है। और फ्लोरीन से क्या करता है, ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करता है। क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण करता है। तो क्लोरोफ्लोरो का निर्माण करेगा तो वो हमारे वातावरण के में जो ओजोन लेयर है उसके लिए क्या है, हानिकारक है। अगर हम इस फ्लोरीन का गैस का या फ्रेन का गैस का इस्तेमाल कम कर दें तो हमारा ओजोन लेयर क्या होगा, सुरक्षित रहने का संभावना बन सकता है। सुरक्षित रहने का क्या बन सकता है, संभावना बन सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फ्लोरीन जो गैस होता है या तत्व होता है उसे उसका इस्तेमाल इस्तेमाल कम करना चाहिए, उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के प्रतिशत में वृद्धि करना। ऑक्सीजन का वृद्धि दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और ऑक्सीजन की वृद्धि हो सकता है। तो ये उपयुक्त नहीं, ये ज्यादा ये ज्यादा उपयुक्त नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों हमारे ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से को मतलब कि नहीं है ओजोन लेयर को। ओजोन से ओजोन से भरे गुब्बारे छोड़ना जो अधिक ऊंचाई पर जाकर फटेंगे। ये कोई दोस्तों बिना मतलब की बात होगी। गुब्बारे में ओजोन लेयर को क्या हम भर के ऊपर फेंकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। तो फ्लोरीन को हमने क्या बताया दोस्तों, फ्लोरीन जो होता है या फ्रियोन गैस होता है तो उसको एयर कंडीशनिंग में यानी कि ठंडा करने के लिए कुलांट में, प्रशीतकों का मतलब क्या है, कुलांट या कूलिंग करने के लिए फ्रीज या तो एसी में डालते हैं। तो फ्लोरीन की मात्रा अगर हम कम कर दें, उपयोग कम करना शुरू कर दें, तो ओजोन लेयर हमारा सुरक्षित रह सकता है या उपयुक्त रह सकता है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका त्वचा कैंसर मामले बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ओजोन लेयर होगा वो डायरेक्ट नीचे आएगा। ओजोन लेयर जब फट जाएगा तो पराबैंगनी किरण हमारा पास हो जाएगा, और पराबैंगनी किरण जब पास होगा तो उससे हमारे शरीर में त्वचा कैंसर होगा या तो स्किन कैंसर होगा। निम्न में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ओजोन लेयर के लिए हानिकारक होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है, वायुमंडल में ओजोन लेयर का कम होना कब से शुरू हुआ है। तो ये हमारा दोस्तों 1980 में से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है, यानी कि 1980 से शुरू हुआ है, 1980 से शुरू हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका जो हमारा है, अंटार्कटिका, अगर हम बात करें दोस्तों अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में दोस्तों वहां पे पाया गया, अंटार्कटिका में साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों ने 1985 में देखा, 1985 में देखा
1985 में देखा कि जो ओजोन लेयर है वो हमारा छिद्र होता जा रहा है। क्या हो रहा है? छिद्र होता जा रहा है। तो ये अंटार्कटिका में देखा गया 1985 से। लेकिन ये चालू कब हुआ है? ओजोन लेयर का क्षरण होना की बात करें, स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है? 1980 से ही शुरू हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कब देखा? 1985 में देखा था। और कहां पर देखा? अंटार्कटिका में। कहां पर देखा था? अंटार्कटिका में देखा था। वायुमंडल के उच्च परतों पर स्थित ओजोन डैश अणु का कार्यरत अल्ट्रावायलेट की विकिरण का एक उत्पाद है। एक उत्पाद है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा क्या है? ओजोन लेयर में क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। क्या है? O3 है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जब, लेकिन अगर बात करें दोस्तों, जो पराबैंगनी किरण जो हमारा है, पराबैंगनी का एक उत्पाद की बात करें, अल्ट्रावायलेट का उत्पाद की बात करें, तो वो हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जब हमारा दोस्तों O3 बन जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? ओजोन लेयर कहलाता है। क्या होता है? ओजोन लेयर कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अंटार्कटिका में देखा गया था। तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों में? बिल्कुल नहीं। भूमध्य रेखा के ऊपर? बिल्कुल नहीं। औद्योगिकृत यूरोप के ऊपर? बिल्कुल नहीं। अंटार्कटिका के ऊपर, यानी कि डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? तो हमने क्या बताया दोस्तों, जो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन गैस? बिल्कुल नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड? बिल्कुल नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है, तो त्वचा कैंसर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों त्वचा हमारा क्या है? बाहर में जो हमारा त्वचा है शरीर का, वो अगर सूर्य की रोशनी भी संपर्क में आता है सबसे पहले, तो हमारे कहाँ पे आता है? जो शरीर की बाहरी स्किन या तो त्वचा होता है, वहां पे सनलाइट हमारा संपर्क में आता है या कांटेक्ट में आता है। तो पराबैंगनी किरण सबसे पहले अटैक कहाँ पे करेगा? हमारी त्वचा पे। तो वो क्या करेगा? त्वचा कैंसर या तो स्किन कैंसर करेगा। अकृत यानी कि लीवर में तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये अकृत, रक्त और फेफड़ा बिल्कुल नहीं, बल्कि त्वचा कैंसर सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या क्या है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। एक ही क्वेश्चन दोस्तों बार बार घुमा के पूछा गया और कुछ नहीं। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र देश के ऊपर निर्मित होता है, तो वो हमारा अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा घुमा एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो वो हमारा कब दिखाई देता है दोस्तों? जो हमारा बसंत ऋतु होता है, उस टाइम दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के दो मुख्य घटक है? बिल्कुल गलत। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल गलत दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है, ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे प्रभावी गैस हमारा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये गलत है। DDT एक जैव नियंत्रक अभिकर्मक है? बिल्कुल नहीं। DDT हमारा क्या है दोस्तों? एक पेस्टिसाइड है। DDT की बात करें, एक हमारा क्या है? पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड से जो अगर पेड़ पौधे या तो हमारे फसल में अगर कीट कीट लग जाते हैं, उस कीट को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? DDT पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है? ओजोन लेयर का क्षरण होना क्या जो मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाई जाती है, तो डैश जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्र में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, और जमीनी स्तर पर ओजोन किसका मुख्य घटक है? किसका मुख्य घटक है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? धुआं का मुख्य घटक है। क्या है? धुआं का मुख्य घटक है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से ओजोन हमारा क्या है? एक धुएं का एक लेयर बनाता है, O3 का एक लेयर बनाता है, जो एक विषैली गंध, विषैली भी होता है दोस्तों। ये जो ओजोन लेयर होता है विषैला भी होता है, इसमें गंध भी देता है। क्या होता है? गंध भी देता है। तो उसी प्रकार धुआं भी हमारा क्या बनाता है? एक कोहरा के टाइप में बनाता है। तो धुआं यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है? समताप मंडल पे हमारा
ओजोन लेयर हमारा कहाँ पे है? समताप मंडल पे। लेकिन जमीनी स्तर पर ओजोन का जो घटक जैसा काम करता है तो वो धुआं होता है, जिसे हम स्मॉग भी कहते हैं। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो वो हमारा O3 है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ओजोन सतह संरक्षित अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो वो हमारा कब मनाया जाता है? वो हमारा दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। कित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा? पहले देखा हमने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है एसी में होता है या तो फ्रीज में होता है। और एसी और फ्रीज में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूरॉन का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूरॉन का काम क्या होता है? कुलांट के रूप में करते हैं। कुलांट यानी कि ठंडा करने के लिए। क्या करने के लिए? ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के लिए। तो ये कुलांट को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कुलांट की बात करें तो हिंदी में हमारा ये प्रशीतक होता है। क्या होता है? प्रशीतक। तो दीवार पर किए जाने वाले पेंट में क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है? बिल्कुल गलत। वातीय पेय में बिल्कुल गलत। वर्निश में बिल्कुल गलत। यानी कि कुलांट दोस्तों जो ठंडे किए जाने वाले अंतर होते हैं हमारा एसी और फ्रिज, उसमें पाए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाले डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो वो हमारा क्या दोस्तों? जो क्लोरीन गैस होता है वो हानिकारक होता है। क्या होता है? क्लोरीन गैस क्या होता है? वो हानिकारक होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरो का मतलब क्या है? सी से हमारा क्या हो गया? क्लोरीन। और एफ से हमारा क्या हो गया? फ्लोरीन। और सी से हमारा ये अंतिम में क्या हो गया? कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन दोस्तों जो हमारा ओजोन लेयर होता है, तो उस ओजोन लेयर को जो ज्यादा हानिकारक पहुंचाने वाला होता है वो क्लोरीन गैस होता है। कौन होता है? क्लोरीन गैस होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों तो हाइड्रोजन तो इसमें पाया ही नहीं जाता, नाइट्रोजन भी नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन भी नहीं पाया जाता। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हाइड्रोजन पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्लोरीन पाया जाता है, हाँ। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन जब पाया नहीं जाता तो पाया कहाँ से जाएगा? नाइट्रोजन भी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा या तो क्लोरीन या तो फ्लोरीन या तो कार्बन होता तो सही आंसर हो जाता। इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीजन ऑक्सीकरण नहीं हो सकता? इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है? ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों O3 की, तो जो ओजोन लेयर का फॉर्मूला हमारा क्या था? O3। तो इसमें से किसका ऑक्सीकरण नहीं कर सकता है? ऑक्सीकरण नहीं कर सकता है। तो वो क्या होता है? KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट का ऑक्सीकरण नहीं किया जा सकता है। पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट का ऑक्सीकरण नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि यह ऑक्सीजन के स्रोत की तरह काम करता है। बिल्कुल गलत। यह पृथ्वी के तापमान को कायम रखता है। बिल्कुल गलत। यह पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र को कायम रखता है। बिल्कुल गलत। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाहे जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं सभी के लिए ओजोन लेयर क्या है? लाभदायक है। क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है? जो पराबैंगनी किरण होता है सूर्य से आने वाली, उसको रोक देता है। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? तो वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ओजोन क्षयकारी नहीं है? प्रमुख ओजोन क्षयकारी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर ओजोन क्षयकारी की बात करें नहीं है तो मिथाइल ब्रोमाइड बिल्कुल क्षयकारी हो सकता है। क्लोरोफॉर्म क्लोरीन है तो पक्का दोस्तों ये हमारा क्या होगा? ओजोन क्षयकारी है होगा। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है? ओजोन के लिए क्षयकारी नहीं होता है। ओजोन के लिए क्षयकारी नहीं होता है।
सोडियम सिलिकेट के सूत्र की बात करें दोस्तों, तो इसका क्या होता है, Na2SiO3 होता है, जो ओजोन लेयर के लिए हानिकारक नहीं होता या क्षयकारी नहीं होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट या तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रीन गैस के अंतर्गत में कौन कौन सी गैस आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस में से आता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत में। फिर दूसरा में हमारा दोस्तों मीथेन गैस आता है। तीसरा में हमारा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है। चौथा की बात करें दोस्तों, तो HFCS, यानी कि दोस्तों जो इंडस्ट्रियल गैस हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एसिड होता है। HCF का मतलब क्या दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है HFCS। और पांचवा की बात करें दोस्तों, तो हमारा SF6 होता है, SF6 होता है। और दोस्तों अगर और गैस की बात करें, तो ये NF3 होता है, एक NF3 होता है। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, जो ग्रीन हाउस गैस होता है, वो ये क्या होता है, मेन गैस होता है। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो देखिए दोस्तों, अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण की बात करें, तो सबसे पहली बात करें दोस्तों, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सूर्य की रोशनी से हमारा क्या होता है, बहुत सारी गैस आता है, क्या आता है, सूर्य की रोशनी से हमारा लाइट प्रकाश आता है, और उसके साथ साथ अन्य प्रकार की गैस भी होती है। तो जो गैस होती है, वो गैस हमारा दोस्तों आ तो जाता है, लेकिन इसका आने के बाद इसका तापमान कम हो जाने के कारण ये ऊपर ज्यादा नहीं जा पाता है, और यहीं पे ट्रैप बन के जाल के रूप में ये पृथ्वी पर ही रह जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाता है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है दोस्तों, यानी कि गैस के कारण क्या होता है, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, वायुमंडल का बढ़ जाएगा। और वायुमंडल का जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पानी जो बर्फ हमारा होगा ग्लेशियर वगैरह का, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा, तो समुद्र वगैरह का या सी लेवल हमारा बढ़ जाएगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। और पानी का स्तर बढ़ जाएगा, तो शहरों में पानी आना शुरू हो जाएगा, तो ये बाढ़ का कारण भी बन जाता है। तो ये ग्रीन हाउस का क्या दोस्तों मेन इफेक्ट या तो प्रभाव होता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या जाना है, अभी हमने क्या देखा कि जो जब इन सब की मात्रा, अगर इन सारी गैसों की मात्रा बढ़ जाएगा, तो वो हमारा क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाएगा ये सब। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत में वृद्धि, बिल्कुल सही दोस्तों, ए नंबर का ही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट का संचय, प्लास्टिक का क्या मतलब है दोस्तों, उसका ग्लोबल वार्मिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। वायुमंडलीय ओजोन के स्तरण में वृद्धि, बिल्कुल गलत। वनीकरण यानी कि जंगल हम लगाएंगे, तो उससे क्या हमारा ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ेगा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग का हमारा कारण बन सकता है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, यानी कि ये नंबर का ही हो जाएगा। हमने अभी देखा दोस्तों, जो हमारा मुख्य गैस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, एच एफ सी, ये सारी गैसें हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, लेकिन क्या हम जल का इस्तेमाल को क्या हम कम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कोयला तो हो सकता है, अगर कोयला का खपत हम कम करते हैं, तो ये हमारा हो सकता है। धातु, कोयला कोयला तो हमारा दोस्तों हो सकता है, धातु को क्या हम कम करेंगे, धातु से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ग्लोबल वार्मिंग का। कोयला और पेट्रोलियम, अगर दोस्तों हम कोयला और पेट्रोलियम को दोनों को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों हमारा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें बहुत सारे अधिक मात्रा में निकालता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की गैसें भी निकालता है। और साथ ही साथ मीथेन गैस भी इनमें दोस्तों पाया जाता है, तो मीथेन गैस भी निकलता है। तो जो मुख्य कारण हो जाता है ग्लोबल सॉरी ग्रीन हाउस गैस का,
तो ये कोयला और पेट्रोलियम हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस का बढ़ाने का कारण क्या है? कोयला और पेट्रोलियम का ज्यादा कंजम्पशन करना। अगर इनकी मात्रा को हम कम कर दें तो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा रोका जा सकता है। लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं, तो इससे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा? पर्यावरण को क्या नुकसान यानी कि हानि यानी कि लॉस होगा? तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण का हानि कैसे होता है, अब हम ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि एक आंसर दोस्तों पहला नंबर का ही आंसर हो जाना चाहिए। कैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम पेड़ को अधिक मात्रा में काटते हैं, जंगल को अधिक मात्रा में काटते हैं, जंगल में पेड़ को अधिक मात्रा में काटते हैं, तो पेड़ कट जाने के बाद दोस्तों जो जमीन में जड़ के साथ पकड़ होता है मिट्टी का, जड़ के साथ जब पकड़ होता है मिट्टी का, तो ये पानी के साथ बहाव होना शुरू हो जाता है और ये मिट्टी को बहा करके ले जाता है। तो ये मिट्टी का क्षरण होता है। तो ये ए नंबर का ही सही आंसर हो जाना चाहिए। यह अधिक धूप में छोटे पौधों को बढ़ने देगा, ये गलत बात है दोस्तों। क्या यहाँ पे जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर ये यहाँ पे बड़ा पेड़ है और यहाँ पे एक हमने छोटा पेड़ लगा दिया, तो ये क्या करेगा? अगर इस पेड़ को हम काट देंगे तो ये छोटा पेड़ बढ़ेगा? ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ये अगर ये पेड़ भी रहेगा और ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह कई गरीबों को आजीविका देगा, ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आजीविका क्या सिर्फ जंगल उड़ाने से, जंगल काटने से आजीविका यानी कि आजीविका का साधन हो सकता है क्या? बिल्कुल गलत। यह अन्य पेड़ों को बढ़ने के लिए खुली जगह प्रदान करता है, यानी कि ये बी और डी सेम बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ए नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है दोस्तों? हमने क्या देखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओ सॉरी, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो कौन सा हमारा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और साथ ही साथ हमारा दोस्तों क्या है? मीथेन गैस है। तो ये सब सारी गैसें हमारा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए के कारण बनेंगे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? निपटने का उपाय नहीं है। जीवाश्म ईंधन का कम करना, बिल्कुल। अगर जीवाश्म ईंधन को हम कम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोयले और पेट्रोल को कम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड कम निकलेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग हमारा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जंगल को हम लगाते हैं तो इससे हमारा दोस्तों वायुमंडल शुद्ध रहेगा, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखेगा, और टेम्परेचर जब कंट्रोल रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है। बिल्कुल, ये भी दोनों सही है। सौर और वजन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना, पवन ऊर्जा का, ये भी कथन सही है दोस्तों। अगर हम जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सोलर एनर्जी या सोलर पावर प्लांट या तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगा, क्योंकि जीवाश्म से हम जलाने से हमारा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा निकलता है। तो ये भी हमारा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जा सकता है इसका इस्तेमाल करके। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, अगर लकड़ी को जलाते हैं दोस्तों तो लकड़ी से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे दोस्तों जो गलत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर नहीं बचाया जा सकता है, तो इसके थ्रू से यानी कि जब लकड़ी का अधिक जलाएंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ग्रीन हाउस गैस के लिए परिवहन के लिए सोलर कार का इस्तेमाल करते हैं, तो ये यानी कि ग्रीन हाउस यानी कि इससे हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगा, तो ये कारण नहीं हो सकता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल ए नंबर का ही सही आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा? इससे हमारा क्या होगा कि ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस का इसमें जनरेशन यानी कि उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाना चाहिए। ताप विद्युत संयंत्र में होने वाला उत्सर्जन, तो ताप दोस्तों, ताप विद्युत संयंत्र, अगर ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो इसमें हमारा दोस्तों मुख्य रूप से कोयला जला करके ही, जो कोयला हमारा होता है, कोयला को जला करके ही इस विद्युत संयंत्र को हीट किया जाता है, तो उससे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ये भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है। परिवहन के लिए पेट्रोल का वाहन, तो ये भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है। अगर हम सोलर कार का इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बनेगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस इससे नहीं निकलेगा। जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? दस्तावेज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो
जलवायु प्रणाली से संबंधित दोस्तों जो यानी कि जलवायु को संरक्षण के लिए कौन कौन से नियम को पारित किया गया था, कौन कौन से पारित किया गया था, जिनमें से एक नहीं है, जिनमें से एक दस्तावेज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था दोस्तों, इन्वायरमेंट सिस्टम में, कि हमारा क्योटो सम प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था, और पेरिस समझौता भी हुआ था। पेरिस पेरिस समझौता भी हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, और जो यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशंस क्लाइमेट चेंज के बारे में हुआ था, यूएनएफसीसी के बारे में भी हमने देखा था दोस्तों। तो ये तीनों प्रोटोकॉल हमारा पर्यावरण या क्लाइमेट चेंज से संबंधित हो चुका है। लेकिन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑनलाइन क्लाइमेट चेंज की बात करें, ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये नहीं है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है? तो GH का मतलब क्या है दोस्तों, जी से हमारा ग्रीन, जी से हमारा क्या होगा ग्रीन, और एच से क्या हो जाएगा हाउस, ग्रीन हाउस, और जी से हमारा क्या होगा गैसेस, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, ग्रे ग्रे नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और HFC के बारे में भी हमने बताया दोस्तों, तो ये भी है। लेकिन ऑक्सीजन हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हमने क्या देखा, जो आर्कटिक हरित बात करें दोस्तों, आर्कटिक हरितकरण है, आर्कटिक देखिए दोस्तों, आर्कटिक में हमारा क्या है, बहुत सारे आइस है, बर्फ है, बहुत सारे आइस है तो बर्फ में। और ये जब ग्लोबल वार्मिंग हमारा बढ़ रहा है दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो आर्कटिक यानी कि आर्कटिक में जितने भी बर्फ है, ये बर्फ दोस्तों मेल्ट यानी कि पिघलना शुरू कर दिया है, मेल्ट यानी कि पिघलना शुरू कर दिया है। जब पिघलना शुरू शुरू कर दिया है, तो ये मेन कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। पिघल क्यों रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मुख्य कारण हम क्या मान सकते हैं, आर्कटिक महासागर का जो बर्फ पिघलने का कारण जो है, वो क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा या सी रासायनिक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होते हैं, वो कौन उत्तरदायी होता है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन सॉरी मीथेन गैस होता है, मीथेन गैस होता है, और HFCS देखा हमने दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों, जो जलवाष्प भी हमारा क्या है, जलवाष्प जो हमारा है, वायुमंडल में जलवाष्प होता है, ये भी हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एक प्रभाव है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है। ये सारी की सारी हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हम कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस है ये। तो जलवाष्प तो हमारा दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है क्या, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों ऑप्शन कट जा रहा है। जलवाष्प है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये डी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, यानी कि दोस्तों जो सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस कहाँ पे निकलता है, कहाँ पे निकलता है? देखिए अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, तो अगर हम बात करें दोस्तों ग्रीन गैस, सॉरी
ग्रीन हाउस गैस का ज्यादा निकलना दोस्तों कब होता है? जब क्लाइमेट चेंज हमारा जब होता है तो उस टाइम हमारा क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस ज्यादा उत्सर्जित होता है। ग्रीन हाउस सॉरी यानी कि दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है ज्यादा निकलता है उस टाइम क्लाइमेट चेंज के टाइम पे। और उस टाइम दोस्तों हमारा जो ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा के स्रोत के कारण ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कथन के बाद दो तर्क एक और दो दिए गए हैं, निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन सा से तर्क मजबूत है। कथन, क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है? तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हमारा असली खतरा है, बिल्कुल सही कथन तो दिया गया है। अब हम दोस्तों निष्कर्ष को देखते हैं। हाँ यह एक खतरा है, बिल्कुल यह एक खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग खतरा है, बिल्कुल खतरा है। जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र तल में वृद्धि, तल से वृद्धि, बिल्कुल पानी की मात्रा बढ़ रहा है। अत्यधिक गर्मी भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जंगली आग में से खतरा बिल्कुल हो रहा है। सूखे पड़ रहे हैं, अन्य जल आपूर्ति, तो ये सारा कारण दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो ये कथन हमारा पहला कथन सॉरी निष्कर्ष यानी कि तर्क जो है सही होगा। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल एक तर्क हमारा सही होगा और दूसरा गलत होगा। एक और दो दोनों मजबूत है, बिल्कुल गलत। केवल तर्क एक मजबूत है, तो केवल तर्क एक मजबूत है, तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? सबसे अहम अहम योगदान किसका है? तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा है सबसे अहम योगदान की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, तो यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन यानी कि ए नंबर का ही सही आंसर हो जाएगा। क्या कृषिगत कार्य, अगर हम दोस्तों कृषि यानी कि फसल को उगाते हैं तो क्या ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण है? क्या बिल्कुल गलत। वनों का विनाश ग्लोबल वार्मिंग का कारण, हाँ ये हो सकता है दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा क्या होगा, ए नंबर का होगा कार्बन उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? तो क्या दोस्तों कृषि हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वनों की कटाई दोस्तों ये हमारा कारण बन सकता है, लेकिन हम ऑप्शन को देख लेते हैं पहले दोस्तों, सारे ऑप्शन को। ऊर्जा की मात्रा बढ़ता है तो दोस्तों इससे भी हमारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो इसके बाद, लेकिन दोस्तों अगर हम उद्योग या इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में दोस्तों तरह तरह का इंडस्ट्री है, तरह तरह का इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, केमिकल इंडस्ट्री है। तो हर एक इंडस्ट्री में क्या होता है, वहां पे जितने भी फ्यूल वगैरह का जलाया जाता है तो अधिक मात्रा में जो कंजम्पशन होता है वो कोयले को जलाया जाता है। किसको? कोयले को जलाया जाता है। तो कोयले को जब जलाया जाएगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलेगा और साथ ही साथ मीथेन गैस भी निकलेगा। तो जब ये सब सारी गैसें हमारा निकलेगा, जो कि एक सबसे ज्यादा घातक घातक कारक माना जाता है ग्रीन हाउस गैस का, तो इसी ग्रीन हाउस गैस के कारण ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अधिक उत्तरदायी माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, इंडस्ट्री को माना जाएगा, यानी कि उद्योग इंडस्ट्री को माना जाएगा। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी, ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, ध्रुवीय बर्फ का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, तो ये ऊपर हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और नीचे क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो बर्फ की मात्रा हमारा कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ही है, दक्षिणी ध्रुव में ही है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो यहाँ का बर्फ पिघलना शुरू करेगा, और यहाँ दोनों का यहाँ पे बर्फ पिघलना शुरू करेगा। क्या करेगा, दोनों का यहाँ पे बर्फ पिघलना शुरू करेगा। तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी, तो ये कथन बोला गया है वो बिल्कुल अभिकथन सही बोला गया है, बिल्कुल सही बोला गया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारा तापमान भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा। तो ये कथन भी यानी कि कारण भी बताया गया है वो बिल्कुल सही है। ए सही है लेकिन आर गलत, गलत, ए गलत, गलत, ए और आर दोनों सही है, सही है, और आर एक की उचित व्याख्या कर रहा है।
तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को डैश कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस या तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन लेकिन दोस्तों नहीं है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O शामिल किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल किया जा सकता है, मीथेन शामिल किया जा सकता है। फॉस्फोइन की बात करें दोस्तों तो इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो जलवाष्प जिम्मेदार है और कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। बिल्कुल यानी कि ए नंबर का ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे देखने की नहीं जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, कार्बन जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हमारा क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन गैस भी है। तो यहाँ पे आंसर दोस्तों ए या तो सी दोनों हो सकता है, लेकिन जो पहले आंसर होगा वही हमें क्लिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हाइड्रोजन हमारा नहीं है दोस्तों। देखने से पता चला कि हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ओजोन भी है, ओजोन लेयर भी है और जलाश भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। एएयू शब्द का संदर्भ एसाइंड अमाउंट यूनिट, एसाइंड अमाउंट यूनिट से है, जो डैश की सीमा निर्धारित करता है, जो डैश की सीमा निर्धारित करता है। दोस्तों जब ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है तो वो एक लिमिटेशन को शो करता है, ये एएयू कि कितनी ग्रीन हाउस गैसेस मात्रा बढ़ रही है, एक लिमिटेशन को दर्शाता है। तो यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। ये केमिस्ट्री में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। तो एन टू क्या है? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, यानी कि हंसाने वाली गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा? सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है, जो डैश के लिए सक्षम होता है समान रूप से दृश्य अवरक्त किरणें गैसीय मिश्रण होता है, गैसीय मिश्रण होता है। तो देखिए अगर गैसीय मिश्रण की बात करें तो वो दृश्य क्या हम गैस को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। अवरक्त की तुलना में अधिक दृश्य विकिरण हम दृश्य जहां जहां पे दृश्य है दोस्तों हम दृश्य वाले को देख ही नहीं सकते हैं। दृश्य वाले है तो उसको देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गैस हमारा क्या है? वो पूरा लेस होता है, वो नहीं दिखाई देता है। ना दृश्य ना ही अवरक्त किरणें, तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथनों का अनुसरण करते हुए उनके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कथन ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। पिघलती ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल वृद्धि हो रही है। पिघलती ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे, जो तटीय क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल प्रभावित करेंगे। ये दोनों यहाँ पे हमारा जो कथन कहा गया दोस्तों बिल्कुल क्या कहा गया? सही कहा गया है, लेकिन हमें सटीक आंसर को देना है कि कौन सही है या गलत है। ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियरों का पिघलना है, ग्लेशियरों का पिघलना है। और ये गलत है दोस्तों, ये क्या है? गलत है। ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र ग्लेशियरों का पिघलना कारण होता है नहीं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना भी इसका कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा, तो ये दूसरा का यहाँ पे दोस्तों कथन सही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, गलत। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो फोर्थ रैंक है। कितना है दोस्तों? फोर्थ रैंक है। लिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं। गलत बात दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु जो परिवर्तन है दोनों एक ही मुद्दा होता है। क्या होता है? दोनों एक ही मुद्दा होता है, तो ये गलत है। ग्लोबल वार्मिंग में पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में ये बर्फ हमारा क्या होगा? जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बर्फ जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारा बर्फ क्या होगा? पिघलना शुरू होगा। तो बर्फ जब पिघलना शुरू हो जाएगा तो बनना क्या होगा? कम बर्फ, यानी कि बर्फ कम हो जाएगी। ये सही है, लेकिन पानी समुद्र लेवल का बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है, ये गलत है दोस्तों। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बर्फ पिघलेगा तो पानी समुद्र लेवल का बढ़ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। रेगिस्तान से कोई मतलब नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस थे और ओजोन लेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों कंप्लीट होते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को लाभदायक या हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपने न्यूमेरिकल में सेशन नहीं देखा दोस्तों सीरीज, तो जाके जरूर देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल उससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। हर एक एग्जाम के लिए एएलपी में वो सभी क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।